Hello guys, today our topic like biodiversity conservation. It is a very important for you on the point of examination के हो। इस टॉपिक ये तीसरी कड़ी है। चैप्टर 15 में 2 वीडियो लेक्चर पहले भेजा गया है, यह तीसरा है। इसमें हम लोग जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के क्या तरीके हैं। तो तरीके में 2 ही तरीके हैं, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। आइए अब हम लोग ये देखें कि आपकी एनसीईआरटी इन बातों को किस प्रकार लिखी हुई है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, आज हम लोग इसे ही देखने के लिए उपस्थित हुए कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से पहले भी आप लोगों ने 2 बातें देखा है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? देयर आर मेनी रीजन, some obvious and other not so obvious, but all equally important। कि कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष। They can be grouped into 3 categories: narrowly utilitarian, broadly utilitarian and ethical। कितने कैटेगरी? 3 कैटेगरी। एक narrowly utilitarian, दूसरा ब्रॉडली यूटिलेरियन और तीसरा इथिकल। अब सोचिए, नैरोली यूटिलेरियन वे लोग हैं या वैसे सोच रखने वाले हैं जो केवल सीमित बात बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझते हैं, उनका केवल एक्सप्लॉइटेशन करते हैं कमर्शियली, आइदर एज ए फूड एंड अदर। एंड ब्रॉडली यूटिलेरियन कि जो स्पीसीज प्लांट्स एनिमल का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, कंज्यूम करते हैं, साथ में यह भी जानते हैं कि यह एबायोटिक फैक्टर्स लाइक सनलाइट, ऑक्सीजन एंड सम अदर नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो है वो भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की वजह से बचेगा। तो ये लोग ब्रॉडली है। और तीसरा इथिकल, जो धार्मिक पौराणिक विश्वासों को रखते हैं। आइए 1 by 1 हम देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। द नैरोली यूटिलेरियन आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ओबियस। वुमन ड्राइव countless direct economic benefit from nature food, cereal, pulse, fruit, firewood, fiber, construction material, industrial product, tannin, lubricants, dye, resin, perfume, and currently sold in and product of medical importance। ये लोग obvious direct प्रत्यक्ष रूप से ये समझ रहे हैं कि हमें इस बायोडाइवर्सिटी से लाभ है। तो ये हुए क्या? नैरोली यूटिलेरियन। मोर देन 25% ऑफ द ड्रग currently sold in market worldwide are derived from plants, and 25,000 species of plant contribute to the traditional medicine used by native people around the world। बातें समझिए। Nobody knows how many more medicinally useful plants there are in tropical rainforest waiting to be explored। लेकिन अभी हमें नहीं मालूम है। एक छोटी सी बात है, कोरोना हुआ तो सारे लोग गिलोय पर टूट पड़े। गिलोय एक पौधा है, सारे लोग काढ़ा बना के पीने लगे, इम्यूनिटी बढ़ाने लगे। हर्बल तो हर्ब से इम्यूनिटी। तो ये सोच जो है वह नैरो यूटिलेरियन की सोच है।
अभी कितने भी ऐसे वनस्पति हैं, घास है, जो आपके यूज का नहीं है, लेकिन फिर भी आगे रिसर्च करके ये पाया जा सकता है कि ये लोग भी मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। विथ इंक्रीजिंग रिसोर्स पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग। अब आप पूछिए कि ये बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है। देखिए, आपने नीम, गिलोय, तुलसी इत्यादि हर्ब का यूज करते हैं, तो वैसे अभी ट्रेडिशनल यूज करते हैं। हम आज इतने सक्षम हैं कि इसमें देख सकते हैं कि कौन सी एल्केलॉइड पाई जाती है और उस एल्केलॉइड का क्या महत्व है और किस प्रकार किसी डिजीज को वो कम्बैट कर सकती है। तो किसी भी प्लांट्स के एल्केलॉइड्स को, किसी भी केमिकल्स को मॉलिक्यूलर लेवल पर एक्सप्लोर करना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन देखना, उसकी डाइवर्सिफिकेशन देखना कहलाती है बायो प्रोस्पेक्टिंग। यह बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है। यह कहता है कि बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब देखिए, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आपने शुरू में ही रॉल्फिया वोमिटेरा के बारे में पढ़ा था कि उसकी अलग अलग प्रजाति अलग अलग अमाउंट में एल्केलॉइड देती है। बायोप्रोस्पेक्टिव नेशन इंडोड विथ रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप इनॉर्मस बेनिफिट। तो इस प्रकार यह बातें सामने आई कि जिस नेशन के पास जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी, वो इन लोगों का उतना एक्सप्लॉयटेशन और उतना वो रिच होगा। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग नया नाम दिए हैं, इंडिया के अंदर इसको कहता है कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, जैव संपदा। अब आइए ब्रॉडली यूटिलिटेरियन की बात करते हैं। द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन argument says that biodiversity play a major role in many ecosystem service that nature provide। अभी बोला था कि इसके अलावा सनलाइट, ऑक्सीजन और सारी चीजें। द फास्ट डिवाइडिंग अमेजन फॉरेस्ट is estimated to produce through photosynthesis 20% of total oxygen in the earth atmosphere. Can we put an economic value of this service by nature? You can get some idea by finding out how much your neighborhood hospital spend on a cylinder of oxygen। बातें समझ रहे होंगे। Pollination, without which plant cannot give us fruit or seed, is another service ecosystem provide through the pollinator layer like bees, bumblebees, birds and bat. What will be the cost of accomplishing pollination without help from natural pollinator? There are other intangible benefits that we derive from nature. The aesthetic pleasure of the walking through thick wood, watching a spring flower in full bloom, or walking up to a bulbul song in the morning. Can we put a price tag on such thing? कहता है कि ब्रॉड यूटिलिटेरियन ऑक्सीजन तक बात नहीं है, पॉलिनेटर तक बात नहीं है। जो सुबह में हम लोग टहलते हैं और हम लोगों का मूड अच्छा होता है, हम लोग बुलबुल को चहकते हुए देखते हैं, फूलों को खिलते हुए देखते हैं, खुश होते हैं, क्या इसका वैल्यू? तो ये डाइवर्सिटी है तब ऐसा दिख रहा है। तो ब्रॉड यूटिलिटेरियन और नैरो यूटिलिटेरियन में क्या फर्क है आपने समझा। अब इथिकल, द इथिकल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी relate to what we
own to million of plants, animal and microbes species with whom we share this planet. Philosophically or spiritually, इसी बात को कहा था मैंने. We need to realize that every species has an intrinsic value, even it may not be current or any economic value to us. We have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generation. एक शब्द है, एक स्लोगन है, मैं बार बार बोलता हूं आज आपके सामने कि मुझको विरासत में क्या मिली ये सोचने की बात नहीं है, हम विरासत में क्या छोड़ जाएंगे ये सोचने की बात है. तो इथिकल आर्गुमेंट्स उसमें क्या है? धार्मिकता भी है, स्पिरिचुअलिज्म है, फिलॉसफी है, और साथ में यह है कि मेरे पूर्वज ने इसे बनाया था तो मैं इसका विनाश न करूं और मैं अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाऊं. तो तीनों की सोच आपने देखा, नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉड यूटिलिटेरियन एंड इथिकल. तो किस तरह यूज करते हैं, इसके बाद आइए हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी हम कैसे कंजर्व करते हैं. व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड. वी सेव द इंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर. दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सिटू ऑन साइट कंजर्वेशन. इस अप्रोच को क्या कहते हैं? इन सिटू. However, when there are situations where is an animal or plant is in danger or threatened and need urgent measure to save it from extinction. अगर कोई जानवर जो या तो थ्रीटेन है या इन डेंजर है, उसकी जनसंख्या घट रही है, वो विलुप्त होने की कगार पर है, अगर उसको सेव करते हैं और एक्सटिंक्शन से बचाते हैं तो इस तरह के सेव करने की ऑफ साइट, ये ऑन साइट था, ऑफ साइट इसे कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन इज द डिजायरेबल अप्रोच. तो आपने क्या जाना ब्रॉडली कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं. पहला इन सिटू कंजर्वेशन, दूसरा एक्स सिटू कंजर्वेशन. इन सिटू यानी ऑन स्पॉट, एक्स सिटू ऑफ साइट. अब इन सिटू कंजर्वेशन में ये सारे तरीके, ये क्या मैं बताऊंगा. हॉट स्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्केयर्ड ग्रुव, ये सारे ये तरीके हैं. इस तरह से हम लोग सेव करते हैं इन सिटू कंजर्वेशन. ये जो डाटा दिया है 3, 14, 90, 448 फॉर इंडिया, number in India, not for world. Other approach, ex situ conservation, botanical garden, zoological park, wildlife safari park, cryopreservation, tissue culture method, in vitro fertilization, shed bank, pollen bank, gene bank, aquarium, home garden, etc. ये सारे तरीके क्या हैं? ex situ. क्लियर? आप सोच रहे होंगे कि होम गार्डन कैसे सर? आप जो सब्जियां अपने गार्डन में लगाते हैं, अगर उनको आप लगाना छोड़ दे, मनुष्य लगाना छोड़ दे, क्या उसकी वाइल्ड वेराइटीज है? नहीं, वो समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए. तो आपने वो कंजर्व करने का तरीका. आइए अब बात करते हैं हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन. Faced with the conflict between the development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth.
invariably the number of species waiting to be saved from extinction for exceed to the conservation resources available. On a global basis, this problem has been addressed by eminent conservationalist जो कंजर्व करते हैं. They identified for maximum protection certain biodiversity hotspot region with the very high level of species richness and high degree of endemism. हॉटस्पॉट, जॉन मेयर ने कंसेप्ट दिया हॉटस्पॉट, पृथ्वी का वो हिस्सा जहां पर हाई डिग्री ऑफ डायवर्सिटी हो. तो हाई डिग्री ऑफ डायवर्सिटी होने का मतलब वहां इवोल्यूशन आज भी हो रहा हो और एक्सटिंक्शन आज भी हो रहा हो, और वहां पर लोकल इंडेमिज्म का मतलब लोकल प्रजाति, वहां पर लोकल जाति रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहने वाली स्पीसीज की संख्या ज्यादा हो. इस एरिया को कहते हैं हॉटस्पॉट. वास्तव में हॉटस्पॉट का लिटरल मीनिंग होता है हाईली सेंसिटिव एरिया. तो हाईली सेंसिटिव एरिया क्यों है वो? कि वहां हाई डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी है. तो हाई डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी इसलिए होगी कि प्रत्येक दिन इवोल्यूशन हो रहा है और एक्सटिंक्शन हो रहा है. दैट्स द हाईएस्ट. तो आपने हॉटस्पॉट समझा और इंडेमिज्म समझा. इंडेमिज्म को क्या कहता है? दैट इज ए स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन and not found anywhere else. Initially 25 biodiversity hotspot were identified, but subsequently 9 more have been added to this list, beginning of the total number of biodiversity, bringing the total number of biodiversity hotspot in the world is 34. कितना? 34. In present day, the total number of the biodiversity on globe is 34. These hotspots are also reason of accelerated habitat loss. 3 of these hotspots, Western Ghat, Sri Lanka, Indo-Burma, and Himalaya, cover our country exceptionally high biodiversity region. हिमालय चौथा नहीं है, इंडो बर्मा के साथ ही हिमालय, वेस्टर्न घाट के साथ ही है श्रीलंका. तो वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय. All the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of the earthland area, but number of species they collectively harbor is extremely high, and a strict protection of this hotspot could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%. कि 30% स्पीसीज को हम बचा सकते हैं हॉट स्पॉट, जबकि वो कितना 2% ऑफ लैंड एरिया. ये सब सवाल है, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब इंडेमिक स्पीसीज किसे कहते हैं? तो इंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यहां की बिगुन लियोसिक्ला, निकोबार गेगापॉट, उलुक गिब्बन, भेंटेट ग्लाइडिंग फ्रॉग. ये डाक टिकट हमारे यहां जारी हुआ है इस पर. ये सारे क्या है? इंडेमिक स्पीसीज है जो लोकल एरिया में रहते हैं. और इंडियन बायोडाइवर्सिटी है ये हॉटस्पॉट. ये 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के समय यह डाक टिकट जारी किया गया था. तो
तो आपने इंडेमिक स्पीसीज समझा, इंडेमिज्म समझा, हॉट स्पॉट के बारे में जाना। इंडियन हॉट स्पॉट क्या है, आइए उन पर और थोड़ी चर्चा कर देता। हॉट स्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी। Hot spot are the main area of the focus on biodiversity conservation. Extremely rich in biodiversity, have high level of endemism. Biodiversity की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? High level of endemism, and are under constant threat of species extinction and habitat destruction. This hot spot covering less than 2% of the world land area and found to have about 50% of terrestrial biodiversity. आपकी एनसीईआरटी 30% कहती है, लेकिन ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को हमने दिया कि 50% तक। The term was introduced by Norman Maier, जॉन मेयर या नॉर्मन मेयर। ये मेयर ने हॉट स्पॉट को रिकॉग्नाइज किया था, 1988 में सब दिया था हॉट स्पॉट, और 2000 में इन्होंने 25 हॉट स्पॉट, लेकिन आज 34। These are on a global level, out of which 2 are present in India. 3 आपके एनसीईआरटी की डाटा है, namely the Eastern Himalayas and Western Ghats. According to Mayer and et al., an area is designated as a hot spot when it contains at least 0.05% of the plant species as endemic. ये नीट आपको ओलंपियाड में 1-2 साल पहले पूछा हुआ था कि हॉट स्पॉट की क्राइटेरिया क्या, याद रखें। 0.5% ऑफ द प्लांट स्पीसीज एज इंडेमिक। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया, ये देखिए, ये वेस्टर्न घाट है और ये हिमालय। तो हिमालय, ये सब हिमालयाज में भी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये भी हिमालयाज, ये भी हिमालयाज, और वेस्टर्न घाट के साथ ही है अंडमान निकोबार आइसलैंड। तो अगर आप बांट सकते हैं तो 1, 2, 3, या कोई बांटे तो 2। आइए, हिमालयाज, इसको कहते हैं एशिया पैसिफिक रीजन का हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालय। ये रहा, कौन आएगा? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न हिमालयाज। ये रहा कुमाऊं गढ़वाल, नॉर्थ वेस्ट कश्मीर। कुमाऊं गढ़वाल के साथ लखीमपुर खीरी भी है, उत्तराखंड। अब इंडो बर्मा, नॉर्थ ईस्ट एशिया के पास ही रहेगा इंडो बर्मा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, और अंडमान आइसलैंड। अब सुंडा लैंड, ये कहा है? निकोबार आइसलैंड। अब ये वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। तो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका या वेस्टर्न घाट, इसमें आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। तो आपने अब देखा कि इंडिया में कहां है हॉट स्पॉट? वेस्टर्न घाट, on the fringe of the west coast of India, extended 15 to 16 kilometer, average elevation more than 600 meters. 6 states, Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, home for 50 million people, source of water for entire peninsular India, influence monsoon, retain only 7% of original forest cover, world hottest hotspot of biodiversity, world हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये देखिए, ये रीजन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला,
यह गल्फ ऑफ मन्नार, यह ऊटी है। तो ये सारी जगहों को ये कवर अप करता है। तो वेस्टर्न घाट और उसे लगा हुआ है श्रीलंका। In India, ecologically unique and biodiversity rich region are legally protected as Biosphere Reserve, National Park and Sanctuary। तो आपने हॉट स्पॉट को समझा, अब क्या समझना है? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। इन इंडिया 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 19 नेशनल पार्क एंड 440 वाइल्ड लाइफ। करंट डाटा कुछ अलग है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की डाटा है। बायोस्फीयर रिजर्व कंबाइन प्रोटेक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी विथ सुटेबल सस्टेनेबल प्रैक्टिस, कोर ऑफ प्रिजर्व लैंड, बफर जोन वेयर लोकल कैन वर्क फॉर सस्टेनेबिलिटी, वेरी लिमिटेड डेवलपमेंट, ट्रांजिशन जोन वेयर देयर आर एग्रीकल्चर सेटलमेंट मैनेज्ड बाय यूनेस्को, पार्ट ऑफ द यूनाइटेड, अब यूनेस्को part of the United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization यूनेस्को। तो बायोस्फीयर रिजर्व कौन घोषित करता है? यूनेस्को। ये देखिए बायोस्फीयर रिजर्व की एक संरचना है, इसमें ये आर, इसको हम लोग कहते हैं कोर एरिया, कोर जोन। कोर जोन के चारों तरफ क्या है? बफर एरिया। बफर एरिया के चारों तरफ क्या है? ट्रांजिशन एरिया। अब ये कोर जोन जो है उसमें केवल रिसर्च अलाउ है, लेकिन कोर जोन के अलावा जो बफर एरिया में है उसमें एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग ये अलाउ है। लेकिन इसके अलावा जो ट्रांजिशन एरिया है, उस ट्रांजिशन एरिया में क्या है? इको टूरिज्म। क्या है? इको टूरिज्म, टूरिज्म और रिक्रिएशन। यानी देखिए कोर जोन में ह्यूमन सिविलियन का जाना मना है, और ये जो कोर जोन और ट्रांजिशन जोन के बीच में बफर जोन है, इसमें आप जा सकते हैं, लेकिन जानवर आपको अटैक कर सकते हैं, आप पर आक्रमण कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार एक बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना है, जिसमें कोर जोन, उसके बाद बफर जोन, उसके बाद ट्रांजिशन जोन और इसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट रहता है। क्लियर हुआ कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? अब नेम एंड लोकेशन ऑफ द इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व। अभी 14 आपने जाना था, लेकिन ये इनिशियली कितना हो गया? अभी 18। पहला है नीलगिरी, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, नंदा देवी उत्तराखंड, नौक्रेक मेघालय, मानस असम, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार आइलैंड, सिंपलीपाल उड़ीसा, डिब्रू सिखोवा असम, देहांग दबांग अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, पंचमरी मध्य प्रदेश, अगस्तमलाई तमिलनाडु, अचकामर अमरकांतक मध्य प्रदेश। यही लास्ट वन, ये 2005 में बन गया, 2005 में। तो आपकी जो बुक में है वो 2005 तक का डाटा है। इसके बाद रैन ऑफ कच्छ गुजरात, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, सिसालम हिल्स आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। ये भी 211 तक का लिस्ट है। अभी आप 220 में बैठे। चलिए आपकी एनसीईआरटी में जो डाटा है आप उसी को देंगे, लेकिन जानेंगे बाय द वे। अब कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि आपको 3 बातें जाननी है: बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क।
Biosphere reserve, it is a large protective area conserved for the conservation biodiversity. It helps in conservation of the various life forms such as plant, animal and microorganisms. Panchmari Biosphere Reserve is a popular biosphere reserve. It is an area within which the animals are protected from possible dangers such as hunting. Their habitat is also conserved in this area. It provides protection and suitable living condition for wild animals. पंचमरी सेंचुरी द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, जब आप सेंचुरी को कंजर्व करते हैं और उसका ग्रोथ होता है, उसका डाइवर्सिटी रिच होता है, उसकी एरिया बढ़ता है, तो उसको फिर हम लोग या नेशनल गवर्नमेंट की एजेंसी उसको नेशनल पार्क घोषित करती है। फिर नेशनल पार्क जब बड़ा होता है तो स्ट्रेटजी के अनुसार उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। ये जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये सब के सब पहले नेशनल पार्क थे। आज के डेट में बिहार में बीटीआर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ये पहले सेंचुरी था, आज क्या है, अब नेशनल पार्क की उसको संज्ञा दी गई है। आने वाले दिनों में उसकी क्षेत्रफल बढ़ेंगे तो वो बायोस्फीयर रिजर्व। कंपैरिजन ऑफ द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क, attention is not given to biotic community as a whole, rather conservation is connected to the habitat for particular wild animal species such as lion, tiger and rhinoceros. तो नेशनल पार्क की क्राइटेरिया, वाइल्ड लाइफ attention is not given to biotic community as a whole, conservation rather is a species oriented such as the citrus plant, pitcher plant, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड etc. बायोस्फीयर रिजर्व में attention is focused on biotic community as a whole, thus conservation is ecosystem oriented. पूरी इकोसिस्टम जो जहां है कंजर्व है, जिस रूप में है। तो सबसे छोटा दायरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उससे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा बायोस्फीयर। The approach is not based upon scientific principle. The approach is not based upon scientific principle. The approach is based on sound scientific principle. इसीलिए अभी हमने कहा था रिसर्च, ट्रेनिंग, एजुकेशन कि उसमें सेक्टर होते हैं, उसके लिए जगह होते हैं। साइज, the size ranges from 0.04 to 3162 किलोमीटर स्क्वायर। नेशनल पार्क कि 3000 किलोमीटर। द साइज रेंजेज फ्रॉम 0.61 to 7818 स्क्वायर किलोमीटर। आपको देखने में यह लगेगा कि इसका किलोमीटर बड़ा है, तो एक साथ कह दिया जाता है, लेकिन यहां कंजर्वेशन की स्ट्रेटजी ही वैसी नहीं है। वेरी फ्यू को कंजर्व किया जाता है। बक्सर सेंचुरी आपके बिहार में है। आप बक्सर में जाके खोज के जा रहे हैं, कहीं भी कोई जंगल नहीं है, लेकिन बक्सर सेंचुरी इसलिए कि वहां पर नीलगाय, हिरन बहुत जनसंख्या में पाए जाते हैं। वैसे तो पूरे बिहार में नीलगाय पाए जा रहे हैं। आपके गांव में भी अगर आप जाएंगे देखेंगे तो 10, 20, 50, 500। तो इस तरह से उनकी ज्यादा जब जनसंख्या होगी तो घोषित किया जाए। अभी आपके यहां राजगीर सेंचुरी बना है। साइज की बात करें, बायोस्फीयर रिजर्व की साइज की बात, तो साइज वेल ओवर 5670 स्क्वायर किलोमीटर, इससे ज्यादा 5670 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कभी कभी बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है, लेकिन नेशनल पार्क 3000 किलोमीटर तक रहेगा। 3000 किलोमीटर तक रहा तो नेशनल पार्क, आज यहां 5000 से ऊपर गया तो बायोस्फीयर रिजर्व।
नो बायोटिक इंटरफेरेंस permissible except in buffer zone. लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस का है ना कि सेंचुरी बना हुआ है, आपके गांव के बगल में कोई छोटा सा जंगल है, 1 किलोमीटर का जंगल है, उसी में घुस जाएंगे, मिल गए, रात में फिर आपके खेतों में चलेंगे, घूमेंगे। लेकिन वो सेंचुरी हुई तो आपके जमीन सारा खेत मिलाकर के सेंचुरी हुई, तो सेंचुरी थोड़ा भेक्टर। भागलपुर में है डॉल्फिन सेंचुरी, तो भागलपुर में कहीं डॉल्फिन की रहने की जगह नहीं है, पूरी गंगा ही है डॉल्फिन सेंचुरी। लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस ऑकर, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में नो बायोटिक इंटरफेरेंस परमिसिबल एक्सेप्ट इन बफर जोन। देख रहे हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क की क्राइटेरिया एक तरह की है। टूरिज्म इज नॉट ओनली परमिसिबल बट इज ऑफन इनकरेज्ड। टूरिज्म है नहीं, लेकिन इसको इनकरेज किया जाता है। यहां क्या है, टूरिज्म परमिसिबल, जाइए आइए घूमिए फिरिए। नॉर्मली टूरिज्म इज नॉट परमिसिबल, इसके कोर जोन में टूरिज्म नहीं। अब टूरिज्म होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर टूरिज्म होगा तो क्या हो जाएगा, जंगल सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी हो जाएगा। Research and scientific management are lacking. Research and scientific management are lacking. Research and scientific management are carried out. समझ रहे हैं? Due attention is not given to the gene pool conservation. कि यहाँ कंजर्वेशन जीन पूल, टोटल जीन पूल का कंजर्वेशन नहीं, यहाँ भी जीन पूल का कंजर्वेशन नहीं, लेकिन यहाँ ड्यू अटेंशन ऑफ गिवन टू कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट एज वेल एज एनिमल स्पीसीज, होल जीन पूल, टोटल जो जहां है वो प्लांट है, माइक्रोब है, एनिमल है, कोई भी प्रजाति है, सब के सब कंजर्व है। तो आप लोगों ने अभी तक जाना हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरी। अब चौथी और अंतिम बात जो इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है वो क्या है? India has also a history of religious and cultural tradition that emphasizes protection of nature. In many cultures, tracts of forest were set aside, and all the tree and wildlife within were venerated and given total protection. Such scared groups are found in Khasi and Jhansia Hills of Meghalaya, Aravalli Hills of Rajasthan, Western Ghat region of the Karnataka, Maharashtra, and Sarguja, Chanda, Bastar area of Madhya Pradesh. In Meghalaya, a scared group are the last refuge for a large number of rare and threatened plants. अब ये क्या है? आप लोगों में से कुछ लोग, जो लोग इधर जहानाबाद गया के तरह के रहने वाले होंगे, तो जहानाबाद में है बराबर की पहाड़ियां। आप लोग सुनते होंगे कि गुफा है, गुफा के अंदर जंगल है, उसमें ऋषि रहते थे, मुनि रहते थे, मंदिर बने हुए, तो स्केयर्ड ग्रुप वो कंजर्व। आप हर जगह जाएंगे, कहीं जाएंगे तो आपको मिलेगा कि यहां जंगल था, बंद था, यहां पर ये मंदिर था, आज भी है। वहां पर उसके चारों तरफ के पेड़ पौधे कंजर्व है। तो इस तरह की वो कहते हैं हम लोग क्या, स्केयर्ड ग्रुप। आप फोटो से भी ये देख सकते हैं कि स्केयर्ड ग्रुप का फोटो हमने लगाया है ताकि आप आसानी से समझें। स्केयर्ड ग्रुप ऑफ इंडिया, व्हाट आर द स्केयर्ड ग्रुप? फॉरेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ द वेरियस साइज विच आर कॉमनली प्रोटेक्टेड एंड यूजुअली हैव ए सिग्निफिकेंट रिलीजियस connotation for this community. Scared group are fine example of in situ conservation. चलिए दक्षिण बिहार की बात बताएं। अब उत्तर बिहार की तरफ के लोग होंगे तो आप जानते होंगे थावे, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे थावे मंदिर गोपालगंज में है। अब वो मंदिर के बगल में आधा किलोमीटर का एरिया है जिसमें कभी जंगल था, आज लोगों ने काट लिया, फिर भी कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो
अब उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अभी 2 दिन पहले नेशनल गवर्नमेंट ने उसको नगर वन का घोषणा किया कि वो नगर वन है। अब उसको फिर बड़ा किया जाएगा, तो जैसे ही प्लांट डाइवर्सिटी उसमें रहेगी तो एनिमल आएंगे, एनिमल रहेंगे। और वो मंदिर, वो जो जंगल है क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां मंदिर है। उस मंदिर की वजह से वो जंगल है, या उस जंगल की वजह से मंदिर, ऐसी लोगों की मान्यता है। तो इस प्रकार यह भी इन सिटू कंजर्वेशन का एक बहुत ही अच्छा तरीका है इंडिया के अंदर। Scared grove comprises a patch or forest or the natural vegetation from a few tree or the forest of the several acre. These are usually dedicated to the local folk deities or the tree spirit. वन देवतास, क्या कहता है कि इसमें वन के देवता रहते हैं। These space are protected by local communities because of their religious belief and the traditional rituals that run through the several generation. आप देखे होंगे छोटे छोटे गांव में, गांव के बगल में भी होगा, पीपल का पेड़ होगा, थोड़ा सा जंगल होगा, नहीं भाई यहाँ पर फला देवी रहती है, फला देवता रहते हैं, यहाँ पीपल को नहीं काटना है, ऐसे नहीं करना। दैट इज द कंजर्वेशन। तो क्या आप जानते हैं पीपल क्या है? की स्पीसीज है। प्राय आप मंदिर जहां बनाते हैं, मंदिर के आसपास देखिए पेड़ लगे हैं, वो पीपल के पेड़ होंगे या नीम के पेड़ होंगे। क्या भाई नहीं, ये देवता का पेड़ है, इसको नहीं काटो, इस पर मत चढ़ो, तो वो कंजर्व है, इन सिटू कंजर्वेशन। तो उसके चलते उस पर बहुत सारे चिड़िया जानवर रहेंगे। Ancient Indian texts have many reference to the scared grove. For example, कालिदासा विक्रमोड़ा वैश्य, ये कालिदास की किताब है, इसमें बहुत सारे रेफरेंस है। रामायण में भी है, महाभारत में भी है। सब लोग तो जंगले में जाते थे, सब जंगल में ऋषि मुनि लोग वहां पर क्या बनाते थे, अपना आश्रम बनाते थे, मंदिर था, चारों तरफ पेड़ पौधे थे। दैट इज द कंजर्वेशन। और इस तरह की कंजर्वेशन जो इंडिया के अंदर काफी है, और इसे हम लोग कहते हैं क्या, एस्केयर्ड ग्रूव। अब देखिए इसी तरह का एस्केयर्ड ग्रूव होता है। देखिए अब क्या है, ये वन है, वन में ये लोग धार्मिक लोग हैं, गाय वगैरह हैं, अपना पाल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। आइए एक्सेटिव कंजर्वेशन। In this approach, the threatened animal and plants are taken out from their natural habitat and placed in a special setting where they can be protected and given a special care, like zoological park, botanical garden, wildlife park, wildlife safari park, serve this purpose. ये सब बात जानते हैं आप। There are many animals that have been extinct in the wild, but they continue to be maintained in zoological park. In recent year, ex situ conservation has advanced beyond keeping threatened species to enclosure. कुछ और भी रास्ते हैं। Now, gamete of threatened species can be preserved in viable and fertile condition for long period. That's why such process is called cryopreservation. आप जानते होंगे टेक्निक। Egg can be fertilized in vitro fertilization (IVF), and the plant can be propagated by tissue culture. जानते हैं ये मेथड। Seed of the different genetic strain or commercially important plant can be kept for a long period and construct the seed bank. तो ये सारे माध्यम हो गए इन सिटू के। एक बार याद दिला दूं, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, क्रायोप्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर मेथड, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, शेड बैंक, pollen bank, gene bank, aquarium, home garden, etc. वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। कि वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क क्या है? आपके बिहार में एक बार पिछले साल पूछ लिया गया था कि बिहार में सफारी पार्क कहां है, इसलिए हमने ऐड किया है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क देखिए, यह भी सफारी पार्क है, और राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह भी सफारी पार्क है, यहां पर पर्यटन हो सके। तो बिहार में 2 सफारी पार्क है।
Biodiversity known to be political boundary and its conservation is therefore a collective responsibility of all nations. अब बायोडाइवर्सिटी जैसे आपने अभी नाम सुना VTR का, वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगर रिजर्व, तो निश्चित तौर से केवल बिहार में नहीं है, उसकी बाउंड्री केवल बेतिया में नहीं खत्म होती है, वे जंगल नेपाल से भी लगे हुए हैं, नेपाल के जंगल चाइना से लगे हुए हैं, वेस्टर्न घाट के जंगल लगे हुए हैं श्रीलंका से, मिजोरम के जंगल लगे हुए हैं बर्मा से। तो इसकी पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती, और जब पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होगी इसकी, तो इसको कंजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल लेवल पर होगी, ये इंटरनेशनल लेवल पर काम होगा। द हिस्टोरिक कन्वेंशन on biological diversity, the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 called upon all the nations to take appropriate measure for the conservation of the biodiversity and sustainable utilization of its benefit. सबसे पहले अर्थ समिट इसी बात पर 1992 में रियो दे जनेरियो में हुआ था। In a follow-up, the World Summit on Sustainable Development held in 2002, 92 के बाद 10 वर्ष पर 2002 में in Johannesburg, South Africa, 190 countries pledged their commitment to achieve by 2010 a significant reduction in current rate of biodiversity loss at global, regional and local level. 2010 में, 2012 में होगा, 2022 में आने वाला है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो अर्थ समिट में अभी जो बात हुई है, जो अभी चल रहा था 2012 में जो बातें हैं, उसमें एक नई बात जोड़ी गई कि इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए रीजनल, लोकल और ग्लोबल स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को कम किया जाए, रिडक्शन इन इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी की पहलू थी कि आपके यहां अभी BS6 लागू हुआ। इसकी डिटेल चर्चा हम आगे करेंगे कि BS4 के बाद BS5 नहीं, सीधे BS6 लागू किया गया इसी कंजर्वेशन को लेकर। हम समझ रहे सारी बात हमारी। आइए, हम लोगों ने सारी बात आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट के अनुसार कहा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एक बात हमें खटक रही है जो हमने नहीं कहा कि आपने स्पीसीज पढ़ा कि सेलेक्टेड, आर सेलेक्टेड स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज, अम्ब्रेला स्पीसीज, लेकिन बार बार थ्रेटेंड, इंडेंजर्ड ये सब शब्द आते हैं, वनरेबल। तो स्पीसीज का क्लासिफिकेशन और भी है। कंजर्वेशन के आधार पर स्पीसीज की क्लासिफिकेशन कैसे होती है, किसको हमें कंजर्व करना है और किसे कंजर्व नहीं करना है, इसके लिए IUCN ने लिस्ट बनाया है। जिसको कंजर्व करना है रेड लिस्ट में, येलो लिस्ट में गो बट स्लो, उनका एक्सप्लॉयटेशन करना है लेकिन मिनिमल, ग्रीन लिस्ट एक्सप्लॉयट करें। तो आइए एक बार फिर हम लोग स्पीसीज की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज। A species is said to be extinct when it is not seen in the wild for 50 years at a stretch. उसे हम लोग कह देते हैं एक्सटिंक्ट। एग्जाम्पल डोडो एंड पैसेंजर पिजन। आप और भी जानते हैं, स्टीलर सी काउ, टस्मानियन वुल्फ। Endangered species. When the number has been reduced to a critical level, whose habit have been drastically reduced, and when not protected and conserved, they are endangered. Rare species which are not endangered at present
बट द रिस्क आर कैटेगराइज एज रेयर। मतलब वो इंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन उसकी प्रजाति ही कम पाई जाती है, जैसे पीपल, बरगद, ये रेयर स्पीसीज है। इंडेमिक स्पीसीज विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इंडेमिक स्पीसीज। ये देखिए इन लोगों को, एक ये फिगर है, क्या बोल रहा है, प्लीज हेल्प अस। ये सारे लोग एक्सटिंक्शन के कगार पर, अगर इनको हमने, ये लोग अब एक्सटिंक्ट करने के कगार पर है अब, और ये दिखा रहा है कि इन लोगों को सुरक्षा करना अब हमारे हाथ की बात है कि हम अगर कंजर्वेशन की स्ट्रेटजी लगाते हैं तो ये लोग सुरक्षित रहेंगे। मोस्ट ऑफ दी जानवरों को आप पहचान ही रहे हैं। अब देखिए कि कैसे एक्सटिंक्शन का रिस्क बढ़ता है। रेड लिस्ट की क्या बेसिक कंसेप्ट है ये बता दूं। टोटल स्पीसीज, ऑल स्पीसीज, इसमें दो है। कुछ तो वैसे हैं जिनके बारे में अभी तक हम लोग खोज ही नहीं किए हैं, उनको इवेलुएट नहीं किए हैं, एनी नॉट इवेलुएटेड। और कुछ है जिनके बारे में हम जानते हैं, उनको खोज चुके हैं, इवेलुएटेड। अब इवेलुएटेड जो है उनमें कुछ है उनकी डाटा सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट डाटा, डीडी, डाटा डिफिशिएंट, और कुछ है जिनके डाटा है। अब जिनके डाटा हैं उसमें क्या है, कुछ है जिनके बारे में जानकारी कम है, लिस्ट कंसर्न, कुछ है जिनके बारे में जानकारी है कि अब ये ग्रीन में दिया गया है, इन समझ में आ गया ग्रीन डाटा को। यहां देखिए ये लो नियर थ्रीटेड, कि ये थ्रीटेड नहीं है लेकिन नियर थ्रीटेड है। आप इनका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन स्लो। अब थ्रीटेड कैटेगरी कौन कौन है? VU, वनरेबल, जिसको भी हमने रेयर कहा था, कि वो रेयर है। ज्यादा करिएगा, पीपल का पेड़ अपने कम है और ज्यादा उसको कटाई कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। इंडेंजर्ड, आपने एक बात पौराणिक ग्रंथों में देखा होगा कि नीम के लकड़ी को हमें यूज नहीं करना है, लेकिन नीम का दातून करना है, नीम के पत्तों को यूज करना है, नीम का खरी का दांत खोदने के लिए बनाना है। आप देख रहे हैं, ये गो बट स्लो का निशानी है कि उसका यूज करें लेकिन धीरे करें। तुलसी जी हर घर में रहेगा। देखिए कंजर्वेशन का कितना तरीका है, हर घर में रहेगा। लेकिन आप कभी सुने कि तुलसी जी गए वो पेड़ उखाड़ के लाओ? नहीं, उसके फ्यू लीफ, कुछ पत्ते, एक पत्ता, दो पत्ता से ज्यादा नहीं, मतलब कि कंजर्व रखिए उसको। नहीं तो आप नहीं कंजर्व रखेंगे तो जंगलों में नहीं होगा। तो वल्नरेबल समझ गए होंगे। अब इंडेंजर्ड, जिनके अस्तित्व पर खतरा है, वो रिड्यूस हो रहे हैं। आप कारण पढ़ चुके हैं कि कैसे रिड्यूस होते हैं। अब वे क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एकदम कगार पर है। अब इसके बाद है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं, वाइल्ड हैबिटाट में एक्सटिंक्ट कर गए हैं, केवल ex-situ कंजर्वेशन में बचे हुए हैं और फिनिश्ड, खत्म। तो आपने देखा किस तरह से ये बढ़ रहे हैं, इधर से लिस्ट कंसर्न से एक्सटिंक्ट, इस तरह धीरे धीरे इसका रिस्क बढ़ते जा रहा है। तो ये 3 को रेड डाटा में रख दिया, 2 को येलो डाटा में रख दिया, इसको ग्रीन, और इसके बारे में तो डाटा ही नहीं। अब आपको समझ में आया होगा, रेड लिस्ट, येलो लिस्ट, ग्रीन लिस्ट। देखिए यही 310 कैटेगरी है। वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये 310 कैटेगरीज पूछा जाता है। ये तो एक्सटिंक्ट कर दिया वाइल्ड लाइफ, ये एक्सटिंक्ट ही है तो छोड़ दीजिए।
नहीं कौन है इंडेंजर्ड? नियर थ्रेटेंड, लिस्ट कंसर्न, डाटा डिफिशिएंट, नॉट इवेल्युएटेड। तो आप देख रहे हैं कि वेलनरेबल और नियर थ्रेटेंड लगभग एक ही तरह के होते हैं, लेकिन नियर थ्रेटेंड को थ्रेटेंड कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। थ्रेटेंड कैटेगरी में अगर प्रश्न पूछता है, इसलिए इसको मैंने दिया है, तो ये तीन कैटेगरी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वेलनरेबल, इंडेंजर्ड एंड वेलनरेबल और नियर थ्रेटेंड। देख रही है, दोनों को रेड लिस्ट में डालो।